घायल तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सके ना वही यहाँ पर जिंदा है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मैं साथियों, जो पिछली सभा करती हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों, सवाल नंबर 1 से 8 तक। तो आज की इस सभा में हम सवाल नंबर 9 से और 19 को कंप्लीट कर इस पूरी की पूरी प्रश्नावली 10.2 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल हमसे क्या कहता है मेरे साथियों, चलिए यहां पर शुरू करते हैं भैया। तो देखिए पहला सवाल है हमारा क्या, वैसे तो प्रश्नावली 10.2 का तो ये नवा है, लेकिन आज की सभा का तो पहला है ना भाई। तो पहला सवाल हमसे क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 9, दिए हुए सदिशों ए सदिश दिया गया है, बी सदिश दिया गया है, तो आपको ए प्लस में बी सदिश के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश हमें मेरे साथियों निकालना है। अगर ये अनुदिश ना कहकर विपरीत कह देता तो हम क्या करते मेरे साथियों, विपरीत कह देता तो माइनस चिन्ह से उसे मल्टीप्लाई कर देते जो भी सदिश यहां पर आता है। यहां पर चलिए कर लेते हैं यहां पर उसका समाधान क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो चलिए भाई, ए वेक्टर आपके पास कितना, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 2 के कैप, एंड बी वेक्टर क्या है आपके पास, तो बी वेक्टर है हमारे पास, तो बी वेक्टर बराबर माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। तो माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप, तो ए सदिश प्लस में बी सदिश के अनुदिश, यानी कि उसी की दिशा में उसी सदिश की दिशा में आपको यूनिट वेक्टर बताना है। तो मेरे साथियों सबसे पहले ए सदिश प्लस में बी सदिश भी तो होना चाहिए ना, और ए सदिश प्लस में बी सदिश कैसे निकालेंगे, ये आपका दो सदिशों का योगफल एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो दो सदिशों का योगफल कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, आ जाइए देखते हैं। अरे यार पता ही होगा, आई के गुणांक में आई के गुणांक को कर देते हैं मेरे साथियों, और जे के गुणांक में जे के गुणांक को ऐड कर देते हैं, और के गुणांक में के गुणांक को ऐड कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ आई जे कैप एंड के कैप। तो अब निकाल रहे हैं ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर आई के गुणांक में आई के गुणांक को ऐड करेंगे, और जे के गुणांक में जे के गुणांक को ऐड करेंगे, एंड के गुणांक को यानी के मल्टीपल को इंग्लिश में बोले तो गुणांक को क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो के मल्टीपल को के मल्टीपल में ऐड करेंगे, तो ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर में कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 1। भाई माइनस क्यों करा, घटाना थोड़ी योग करना है। अरे माइनस इसलिए करा मेरे भाई क्योंकि यहां पर आई का गुणांक आई कैप का गुणांक माइनस में 1 है। तो 2 माइनस में 1 आई कैप, फिर प्लस यहां पर भाई, उसके बाद देखेंगे -1 जे का, ए सदिश में जे के गुणांक कितना है यार, ए सदिश में जे का गुणांक -1, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी -1, और बी सदिश में आपके जे के गुणांक कितना है 1। तो मैं लिख देता हूं यहां पर -1 प्लस 1, फिर प्लस में जे कैप लिखेंगे, और प्लस में आपका आ जाएगा आगे के कैप। अब देखिए आपका ए वेक्टर में आपका के का गुणांक कितना है, के कैप का गुणांक कितना है 2, और आपके बी वेक्टर में के कैप का गुणांक कितना है -1। कितना आसान है, वो कुछ भी नहीं है ना भाई। तो देखिए 2 माइनस 1, तो ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर कितना आ जाएगा, आई कैप। यहां पर भैया तो खत्म हो जाना है यार, इसमें तो कुछ बचना ही नहीं है, 0 हो जाएगा ये तो, और यहां पर प्लस में के कैप, तो क्या आया आई कैप प्लस में के कैप। देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो हमने नहीं कर दी, कोई छोटी मोटी मिस्टेक, कोई सिली मिस्टेक तो हमने नहीं कर दी। 2 माइनस में 1 आई कैप लिख दिया, माइनस में 1 प्लस में जे कैप लिख दिया, 2 माइनस में 1, और यहां पर पीछे लिख दो, आगे लिख दो, कहीं पे लिख दो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो 2 माइनस में आई के कैप हमने लिख दिया। तो देखिए आई कैप प्लस में के कैप, जे कैप कहां गया भाई, -1 में से प्लस में 1 कैंसिल, कुछ ना बचा, 0 आएगा जे कैप का गुणांक, तो हम लिख ही नहीं रहे उसको, आई कैप प्लस में के कैप ही बचा हमारे पास, बिना किसी दिक्कत बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आपको क्या निकालना है, इस आई कैप प्लस में जे के कैप के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालना है मेरे भाई। तो हम ए सदिश प्लस में बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर को कोई तीसरा ही सदिश मान लेते हैं, यानी कि सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, जिससे हमें आसानी होगी सवाल को सॉल्यूशन करने में, हल करने में आगे। तो सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में के कैप, तो सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में के कैप यहां पर। अब हमें सी का क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं मेरे साथियों, आई के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, जे के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, और के गुणांक का स्क्वायर कर लेते हैं यहां पर। चलिए निकाल लेते हैं सी का परिमाण। तो सी का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, देखें एक
आई का गुणांक, तो 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया भाई। जे का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं तो उसका तो कोई करने की जरूरत नहीं है। के का गुणांक भी यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा आपका √2। कितना आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अनुदिश मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है उसी की दिशा में। अब सी का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि सी कैप कैसे निकालेंगे, इसके सी कैप में मतलब सी में आपके सी कैप निकालने के लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई। देखिए हमें निकालना है सी कैप, आपको सी का परिमाण चाहिए था वो रहा √2। अब हमें सी कैप निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, सी द सदिश और सी का परिमाण। सी सदिश आपके पास ऑलरेडी है मेरे भाई, सी का परिमाण आपके पास √2 है। सी कैप चाहिए तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इधर देखिए सी कैप बराबर सी सदिश और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी सदिश क्या है, आई कैप प्लस में के कैप, तो यहां पर आ गया आई कैप प्लस में के कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है आपका √2, तो मैंने लिख दिया यहां पर √2। तो देखिए आई कैप डिवाइड में √2 प्लस में के कैप डिवाइड में √2, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ सी। यही आपका सी का यूनिट वेक्टर है, सी के अनुदिश। तो अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 10 की। यहां पर उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी को कायम रखते हुए, सस्टेन करते हुए यहां पर नंबर 10 की बात करते हैं। सवाल नंबर 10 हमसे क्या कहता है, सदिश 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप के अनुदिश है ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 8 इकाई है। मेरे भाई सीधी सिंपल बात है, सुन लीजिए भैया कैसे करेंगे। आप पास सदिश दिया गया है 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2 कैप, इसके अनुदिश हमें क्या निकालना है, इसके अनुदिश परिमाण, इसका अनुदिश इकाई सदिश जिसका परिमाण आपका 8 इकाई हो, ऐसा सदिश निकालना। इकाई सदिश नहीं, इकाई सदिश मतलब तो इकाई सदिश का मीन तो आपका वही हो जाता है, क्या हो जाता है इकाई सदिश का मतलब, इकाई सदिश का मतलब तो हमारा यही हो जाता है कि परिमाण इकाई हो, लेकिन इसका तो परिमाण 8 है, तो हमें एक ऐसा सदिश निकालना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सदिश का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर निकालने का कारण क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का कारण है जैसे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो सदिश जो हमें मिल जाएगा जिसका परिमाण 8 इकाई होगा यहां पर। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेप, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप। तो क्या होगा हमारा, इस सदिश का हमें इकाई सदिश निकालना है। कौन से सदिश का, विच वेक्टर। तो देखते हैं यहां पर सदिश आपको दिया गया है, माना ए वेक्टर बराबर क्या माना 5i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। तो 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, यूनिट वेक्टर निकालने का कारण क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का कारण है ताकि उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर सके। तो यूनिट वेक्टर निकालने का कारण क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर सके और हम वो परिमाण वाला सदिश प्राप्त कर सके जिसकी हमें इस बुक ने, एनसीईआरटी ने हमें चैलेंज किया है यहाँ पर मेरे साथियों। तो देखिए आप पास ए का परिमाण निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा ए का परिमाण, आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और जे का गुणांक कितना है यहाँ पर -1, तो -1 का स्क्वायर, एंड आपका के का गुणांक कितना है यहाँ पर, वी हैव मल्टीपल ऑफ के कैप, कितना है मेरे साथियों 2, तो मैंने लिख दिया यहां पर 2 का स्क्वायर। तो देखिए ए का परिमाण बराबर कितना आ जाएगा 25 प्लस में 1 और 4 यानी कि 30, तो आप पास ए का परिमाण कितना आ जाएगा √30। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी, कुछ भी ना रे। ए का परिमाण निकाला क्यों, ये तो पता होना चाहिए। कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, उस चीज के पीछे कारण क्या है। तो ए का परिमाण निकालने के पीछे जो रीजन है ना मेरे साथियों, वो ये है ताकि हम इसका अनुदिश मतलब इसका मात्रक सदिश निकाल सके। और इसका मात्रक सदिश निकालने का रीजन क्या है, इसका मात्रक सदिश निकालने का जो रीजन है वो ये है ताकि हम एक ऐसा सदिश प्राप्त कर सके जिसका परिमाण 8 इकाई हो। चलिए भाई यहां पर तो ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइड में ए का परिमाण। तो ए वेक्टर कितना है आप पास, ए वेक्टर है आप पास 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप, तो 5i कैप माइनस में जे कैप 2k कैप। आप पास ए का परिमाण कितना है √13, अभी तो निकाला है ना, अभी तो फाइंड आउट किया है, अभी तो इवेल्यूट किया है। तो आप पास कितना है √30, तो हमने लिख दिया यहां पर √30। ये आपका आंसर आ गया भाई, फाइनली नहीं आया है, अभी तो हाफ आंसर हमें प्राप्त हुआ है, फाइनल तो अभी प्राप्त हो जाएगा जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो देखिए ए वेक्टर बराबर आपके पास कितना आ गया 5i कैप माइनस में जे कैप 2k कैप।
चाहो तो आप इसे अलग अलग कर लो। चलो √30, यहां पर √30, यहां पर भी √30। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा हमें नहीं हुई। अब इसे अब 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है वो निम्नलिखित है, और आप उसको लिख देंगे। लाइन तो आप लिख ही लेंगे यहां पर, तो आप पास वो आ जाएगा। देखिए 40 आई कैफ √30 माइनस 8 जे कैप √30, उसके बाद 16 के कैप √30। तो देखिए 40 आई कैप डिवाइड में √30 माइनस में 8 जे कैप डिवाइड में √30 प्लस में 16 के कैप डिवाइड में √30। तो हमारा लाइन ये लिखेंगे, इस लिखने से पहले क्या लाइन लिखेंगे, इसको लिखने से पहले लाइन ये लिखेंगे मेरे साथियों, वह सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है निम्नलिखित है, और इसको लिख देंगे। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 11 की, उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के 11 की बात करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, दर्शाइए कि सदिश 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 कैप तथा माइनस में 4 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 8 कैप दोनों कोलिनियर है संरेख के। यार ये हमें दर्शाना है भाई। तो देखिए आप पास है ए वेक्टर बराबर कितना है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है आप पास संरेख। कहते ही क्या बात आपके मस्तिष्क में आ जानी चाहिए, वो ये बात मस्तिष्क में आ जानी चाहिए, ए वेक्टर बराबर लैम्डा वी वेक्टर। बस संरेख कहते ही ये बात आपके मन में आ जाएगी, तो मजा आ जाएगा मेरे साथियों। तो देखें आप पास क्या है, यहां पर ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। अब आप बी वेक्टर, तो वी वेक्टर हमारे पास है यहां पर माइनस में 4 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 8 के कैप, 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। तो वी वेक्टर आपके पास कितना है, माइनस में 4 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 8 के कैप। बताना है यार कि ये संरेख है नहीं है, ये शर्त लागू कर लेनी है। अगर ये शर्त आपकी, ये कंडीशन अगर यहां पर लागू हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, तो आपका संरेख है, कोलिनियर है, अदरवाइज आपके संरेख नहीं है यहां पर। तो देखते हैं यहां पर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ए वेक्टर, चलो वी वेक्टर की बात करते हैं। तो वी वेक्टर आपके पास है कितना, वी वेक्टर माइनस में 4 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 8 के कैप। क्या कॉमन ले लूं मैं इसमें से, मैं माइनस में 2 कॉमन ले सकता हूं यहां पर। तो वी वेक्टर बराबर बराबर में माइनस में 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। और ये तो आपको पता ही है क्या है, ये पता होगा ना, ए कैप सॉरी ए वेक्टर, ये रहा आपके पास ए वेक्टर, यही है ये भाई। तो वी वेक्टर बराबर माइनस में 2 ए वेक्टर। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड हो गई है, तो क्या करेंगे, बता देंगे, कह देंगे हैंस प्रूव्ड दीज वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। यहां पर अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 हमारा क्या कहता है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। सवाल नंबर 12 हमसे क्या कहता है भैया, सदिश आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए वी हैव वेक्टर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 कैप। भाई डायरेक्शन कोसाइन, यार अगर सदिश यूनिट वेक्टर के बिना दिया गया है, यानी कि कोई सदिश डायरेक्ट दिया गया है, तो उसके आई कैप जे कैप के कैप के जो मल्टीपल है वो क्या होते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं, वो आपके होते हैं यहां पर डायरेक्शन रेशियो। और अगर उसका यूनिट वेक्टर दे दिया जाए किसी सदिश का, तो आई कैप जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल है वो क्या होते हैं, फिर उसके मल्टीपल होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे करें इसका समाधान, 2 तरीके से किया जा सकता है। आप डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन तो जानते होंगे, अरे कौन सा रिलेशन, ये वाला, एल बराबर ए वाई डिवाइड में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, एम बराबर बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और एन बराबर आपका सी डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यहां पर तो एल एम और एन, एल एम एन ऐसे निकाल लेंगे, या फिर भाई आपका सीधा सा सिंपल सा तरीका है, जो आपका यहां पर वेक्टर दिया गया है, कौन सा वेक्टर है आपके पास,
आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप इसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो आई जे के कैप के गुणांक आएंगे ना, वही गुणांक इसके क्या हो जाएंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो ये ज्यादा इजी मेथड पड़ेगा, तो इसी मेथड से हम कर लेते हैं यहां पर भैया। चलिए भाई आसान से मेथड से ही करेंगे यहां पर। तो सवाल क्या आपका सदिश क्या दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। तो ये हमें वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो कैसे बताएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्यों निकालना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसलिए निकालना चाहिए ताकि हम इसका यूनिट वेक्टर बता सके, यूनिट वेक्टर बना सके। और यूनिट वेक्टर क्यों बना सके भाई, ताकि हम आई जे के कैप के गुणांक देख सके, और वो गुणांक क्या होंगे, वही हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे यहां पर। चलिए भाई ए वेक्टर का परिमाण कैसे आएगा, अंडर रूट में आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, जे के गुणांक का स्क्वायर कर लेंगे और के गुणांक का स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर यार जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, जो बाधा है, जो ऑब्स्टेकल है ना आपके लाइफ में, उन पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे ना तो ही बेटर रहेगा आपके कर्म के लिए, आपके लक्ष्य के लिए और आपके काम के लिए यहां पर भैया। तो देखें आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 का हम कर देंगे स्क्वायर। जे कैप का गुणांक कितना है 2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। और आपके के कैप का गुणांक क्या है यहाँ पर 3 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका इसका परिमाण 4 9 रूट 14 आएगा। देखिए 1 प्लस में 4 प्लस में 9, तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे साथ रूट 14। कितना आ जाएगा अंडर रूट 14। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पर, अंडर रूट 14। तो ए का परिमाण अंडर रूट में 14 आ गया। अब हमें इसका ए सदिश का अनुदिश क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वो आ जाएगा ए वेक्टर बराबर ए सदिश डिवाइड में ए का परिमाण। तो ए वेक्टर आपके पास कितना है, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और परिमाण कितना इसका अंडर रूट 14। तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 कैप डिवाइड में अंडर रूट 14 है। आप क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, थोड़ा सा इनको अलग अलग कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए देखिए आप पास आ जाएगा हाँ 1/√14 आई कैप, और आप पास 2/√14 जे कैप, और आप पास आ जाएगा यहां पर 3/√14 के कैप, 3/√14 के कैप। तो यार मेरे साथियों मेरे दोस्तों आई जे के गुणांक तो देख रहे हैं यूनिट वेक्टर में, वही तो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो आपका डायरेक्शन कोसाइन एल कितना हो जाएगा, आई कैप मतलब आई कैप का गुणांक, आई कैप का मल्टीपल, तो 1/√14। जे कैप का मल्टीपल कितना है, जे कैप का मल्टीपल भाई यहां पर, तो जे कैप का मल्टीपल है 2√14। और आपका के कैप का मल्टीपल कितना है यहां पर, के कैप का मल्टीपल है 3/√14। तो के कैप का मल्टीपल है हमारा 3 डिवाइड में √14। तो एल एम एन आ गए। और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि आपके डायरेक्शन कोसाइन का वर्गों का जो योगफल है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, आपके 1 के बराबर होता है। लेकिन बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके डायरेक्शन रेशियो के वर्गों का योग 1 के बराबर नहीं होता है भाई। डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का तो 1 के योग 1 के बराबर होता है, लेकिन आपके डायरेक्शन रेशियो के वर्गों का योग 1 के बराबर कभी भी नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे सवाल एनडीए में आ जाएं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएं, बहुत ज्यादा काम में आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन के सवाल जरूर आ सकते हैं भैया। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 13 की। यहां पर नंबर 13 को भी उड़ा डालते हैं भैया। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, बिंदु ए 1 2 -3 और बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ डिस्ट यानी कि दिशा ए से बी की तरफ है उसकी के सदिश के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करने हैं। भाई बिंदु ए और बी से आप सदिश कैसे निकाल सकते हो यार मेरे भाई, कुछ याद आना भी चाहिए इसको सोचकर, वो याद ये आना चाहिए वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। लेकिन मेरे साथियों वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट के लिए तो मेरे भाई हमें इन बिंदुओं का स्थिति सदिश चाहिए। तो यार बिंदु से स्थिति सदिश निकालना कोई टफ थोड़ी है, सीधा सिंपल सी बात है। बिंदु से स्थिति सदिश और स्थिति सदिश से बिंदु निकालना है यहां पर। तो क्या बिंदु दिया गया हमें, तो बिंदु दिया गया ए 1 2 और -3। बिंदु बी क्या दिया गया हमें, बिंदु बी दिया गया है हमें
-1 -2 1, बिंदु ए 1 2 -3, बी -1 -2 1, ए से बी की तरफ डिश सदिश के दिक कोसाइन, इसका स्थिति सदिश, तो इसका स्थिति सदिश क्या आ गया, ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप, और आपका ओ बी वेक्टर कितना जाएगा, तो ओ बी वेक्टर हमारे पास जो आएगा ना वो आएगा माइनस में आई कैप और भाई माइनस में 2 जे कैप, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस में के कैप। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अरे ए बी वेक्टर में से आप बी दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले बिंदु का स्थिति सदिश को घटा देंगे, तब आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश वाला टॉपिक है ना वो लगेगा यहां पर। तो क्या आएगा, आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर बराबर, तो ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर कितना है आपके पास, माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप माइनस में फिर आपका आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर, तो अंदर हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ए बी वेक्टर बराबर, तो ए बी वेक्टर बराबर आपके पास माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। यहां पर भाई आप देखिए वही घटाएंगे तो क्या है, आई के गुणांक में से आई के गुणांक को माइनस करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे के गुणांक में से जे के गुणांक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, के गुणांक में से के गुणांक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें माइनस में 1 आई कैप लिख दिया, फिर यहां पर प्लस लिख दिया, और उसके बाद माइनस में 2 क्या लिख दिया, जे कैप लिख दिया, उसके बाद फिर प्लस चिन्ह लगा दिया, और यहां पर 1 प्लस में 3 के कैप। तो फाइनली आपका क्या आया, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आपका यहां पर निकल के आएगा 2, जो आएगा वो है देखिए माइनस में 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आ गया, ए बी वेक्टर फाइनली हमारे पास कितना आने वाला है, अभी पता करते हैं मेरे साथियों, कोई गलती तो हमसे नहीं हुई। तो एक यहां पर ये था -3 था, लेकिन माइनस से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 के कैप आ गया। तो फाइनली माइनस में 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ए बी वेक्टर आपके पास आ गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने का कारण क्या है, इरेज करने का कारण क्या है कि बोर्ड फुल हो गया है यहाँ पर बोर्ड स्पेस फुल हो गया है, तो इरेज कर देते हैं ताकि हम सवाल को फॉरवर्ड कर सकें, आगे बढ़ा सकें। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ाते हैं हमारे सवाल को। तो ए बी वेक्टर आपके पास कितना है, तो ए बी वेक्टर आपके पास है माइनस में 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप और आपका प्लस में 4 के कैप। कोई दिक्कत, वही तरीका अप्लाई करेंगे भाई, कौन सा जो हमने पिछले सवाल में अप्लाई करा था। क्या करा था पिछले सवाल में, हमने सदिश दिया गया था, उस सदिश का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया था, उसके पश्चात हमने आई जे के गुणांक को एनालाइज करा था, देखा था कि इनके गुणांक क्या है और क्या नहीं है। वही गुणांक हमने क्या कह दिया था, उन गुणांकों को हमने कह दिया था डायरेक्शन कोसाइन। वैसे ही इस सदिश का भी हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और हम आई जे के गुणांक को क्या कह देंगे, क्या रहेंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो ए बी वेक्टर का मैं निकाल रहा हूं परिमाण, तो ए बी वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो आने वाला देखिए माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर फिर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो बराबर में आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पर बराबर में आपके पास आने वाला 4 16 16 36, तो 36 का आपका आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो अब आपका ए बी कैप कितना आने वाला है, कुछ नहीं है, ये ए बी कैप आ जाएगा माइनस में 2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 4 के कैप डिवाइड में 6। इनको भी हटा देते हैं मेरे भाई, इनको भी यहां से इरेज कर देते हैं यहाँ पर, तो इनको भी इरेज कर देते हैं ताकि हम आसानी से सवाल को आगे बढ़ा सकें और सवाल को फिनिश कर सकें यहां पर। चलिए भाई अब आप इसे अलग अलग कर लीजिए। तो ए बी कैप का मतलब क्या है, जिस पर टोपी लग गई, जिस पर एक कैप लग गया उसका मतलब है उसका परिमाण 1 है भाई। तो ए बी कैप बराबर माइनस में 2 आई कैप डिवाइड में 6। अभी गुणांक आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा गुणांक आपका, अभी देखते हैं, थोड़ा सा रुको 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो माइनस में 1 बाई
3 आई कैप बचेगा, माइनस में 4/6 कितना बचेगा, माइनस में 2/3 जे कैप, ये बचेगा प्लस में 4/6 कितना बचेगा हमारा 2/3 के कैप, तो 2/3 के कैप। तो यहां पर देखिए ए वी कैप बराबर माइनस में 1/3 आई कैप, माइनस में 2/3 जे कैप, प्लस में 2/3 के कैप। एल कितना आ जाएगा, एल आपके पास आ जाएगा भाई माइनस में 1/3, और आप पास एम कितना आ जाएगा माइनस में 2/3, और आप पास एन कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3। तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो किसके तुल्य आएगा मेरे साथियों, डेफिनेटली एक के तुल्य आएगा। यहाँ पर किसके तुल्य आएगा, डेफिनेटली एक के तुल्य। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन आपके समक्ष रख दिए मैंने, 1/3 माइनस में 2/3 प्लस में 2/3। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 14 की, बड़े ध्यान से देखिएगा, अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है यहाँ पर। 14 की बात करते हैं, सवाल नंबर 14 क्या कहता है यहाँ पर, देखिए आपके पास कोई सदिश है, मैं मान लेता हूं ये ए कैप बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। आपका ओ एक्स अक्षो एक्सिस ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। यार कोई सदिश आपके अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है तो क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, वो अक्षों के साथ बराबर एंगल बनाता है, एक्स के साथ बराबर एंगल, वाई के साथ बराबर एंगल, जेड के साथ बराबर एंगल, यानी कि आपके अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के तुल्य आएंगे। यही हमें प्रूव करवाना है इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली हमें यही प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि आपके अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के तुल्य हैं। तो ए सदिश बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। हमें क्या निकालना है भाई मेरे साथियों, ये आप पास अगर कोई डायरेक्ट सदिश दे दे, उस सदिश का भाई आई कैप जे कैप गुणांक क्या होते हैं भाई, सीधी सिंपल सी बात है, आपके क्या होते हैं यार, वो होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो। क्या होते हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए ए बराबर आपका डायरेक्शन रेशियो 1, आई का गुणांक आई कैप का गुणांक, और बी कैप का मतलब आपके जे कैप का गुणांक कितना है v, 1 है वो, सी कैप का या आपके के कैप का गुणांक भी 1 है। तो ए बी सी दिक् कोज्जाओं के समानुपाती संख्याएं आप पास आ गई हैं, दिक् कोज्जाओं के समानुपाती संख्याएं आप पास आ गई हैं, 1 1 1। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे दिक् कोज्जाओं के समानुपाती संख्याओं की मदद से दिक् कोज्जाएं निकालेंगे। तो L बराबर कितनी आएगी आपके, L बराबर L कोस अल्फा, चलो कोस अल्फा लिखते हैं L के स्थान पर, L के स्थान पर हम लिखते हैं कोस अल्फा। तो कोस अल्फा बराबर ए बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो कोस अल्फा बराबर ए कितना है यहाँ पर, ए है हमारा 1, तो कोस अल्फा बराबर 1 और डिवाइड में अंडर रूट 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग अंडर रूट में 3 आ जाएगा, तो 1/√3 कोस बीटा बराबर यहाँ पर, तो कोस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, वो भी आपका 1/√3। कोस गामा भी फिर 1/√3 आना चाहिए, कोस गामा भी 1/√3 ही आ जाएगा, तो ये भी हमारा 1/√3 आ जाएगा मेरे साथियों। तो कोस अल्फा 1/√3, कोस बीटा भी 1/√3, कोस गामा भी 1/√3। अब देखते हैं क्या मतलब, क्योंकि कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा बराबर क्या 1/√3, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए चूंकि आपके अल्फा बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं, दैट्स वाई वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं मेरे साथियों, हम कह सकते हैं कि आपका ये ए सदिश ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड से बराबर झुका हुआ है मेरे साथियों। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 15 की, इसमें हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। चलिए सवाल नंबर 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, आपके सामने एनसीईआरटी रखी होगी, मैं लिख रहा हूं, बिंदु पी आपके पास कितना है, आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में आपका माइनस में के कैप भैया, माइनस में के कैप, और आप पास क्यू कितना है, क्यू है हमारे पास माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। तो यार क्यू भी आ गया पी भी आ गया, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंत्य और बाह्य कोई बिंदु आर है दिया है इसने, कोई बिंदु आर का स्थिति सदिश, तो कोई बिंदु आर का हमें स्थिति सदिश बताना है जो पी क्यू रेखा को 2:1 में अंत्य भी विभाजित करता है मेरे भाई और बाह्य भी विभाजित करता है। चलिए यहां पर देखते हैं, एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर डिवाइड में एम प्लस एन, फिर उसके बाद ये तो अंत हो गया, भाई का देख लेते हैं, एम बी वेक्टर
माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड में एम प्लस में एन। बस यही दोनों का हमें क्या करना है, यूज करना है यहां पर। तो देखिए अंत्य की कहे तो इसका यूज कर लेंगे, भाई की कहे तो इसका यूज कर लेंगे, मध्य बिंदु के स्थित सदिश कहे तो इसका यूज कर लेंगे। कौन से का यूज करना है, इसको तो साइड लाइन कर दो, इन दोनों को यूज करना है मेरे साथियों। किन दोनों का यूज करना है, इन दोनों को यूज करना है यहां पर। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। एम अनुपात एन कितना दिया गया है, एम अनुपात एन दिया गया है 2:1, यानी कि एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 1। इसी को अप्लाई करते हैं भाई। सबसे पहले अंत विभाज्य माना मैंने पहले कि आर आपका अंत विभाजित करता है, तो इसका आर का स्थित सदिश क्या आएगा, ओ आर वेक्टर बराबर कितना आएगा, ओ आर वेक्टर बराबर आपका एम और बी वेक्टर यानी कि मतलब क्यू। भाई यहां पर बी का काम कौन करेगा, क्यू। तो देखिए 2 और क्यू कितना है आपका, माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और आपका एन कितना यहां पर एक का काम कौन करेगा, यहां पर पी करेगा भाई। तो मैंने यहां पर लिख दिया, एक तो है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस में के कैप यहां पर भाई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ आर वेक्टर बराबर ओ भाई यहां पर एम प्लस में एन भी तो होगा ना योगफल, तो एम प्लस में मीन्स यानी कि 2 प्लस में 1। तो फाइनली आपका क्या आंसर आएगा, ओ आर वेक्टर बराबर माइनस में 2 आई कैप आपका प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, उसके बाद प्लस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में के कैप डिवाइड में 3, माइनस में 2 आई और यहां पर आई कितना बचेगा, माइनस में आई 2 जे 4 जे, यहां पर 2 कैप और माइनस में के कैप 1 के कैप। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, माइनस आई कैप और आपका प्लस में 4 जे कैप, और यहां पर कितना बचेगा, प्लस में के कैप डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा भाई 3। तो ओ आर वेक्टर बराबर माइनस में आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में के कैप, 3 का क्या लगेगा भाई, भाग लगेगा। तो 3 का भाग यहां पर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, माइनस में 1/3 आई कैप फिर प्लस में आपका 4/3 जे कैप एंड आपका 1/3 के कैप। तो मेरे साथियों अंत्य बिंदु के निर्देशांक तो आपको मतलब अंत्य बिंदु का स्थित सदिश तो ये रहा बिल्कुल। और अगर आपका पीक्यू वेक्टर मतलब पीक्यू रेखा को अंत्य विभाजित करेगा ना, तो उसका तो आपका स्थित सदिश मैं आपको निकाल देता हूं, निकाल दिया है ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं। माइनस में 1/3 आई कैप है प्लस में 4/3 जे कैप है प्लस में 1/3 के कैप है। अब बात करते हैं आपके अगर आपका आर बाह्य विभाजित करता है तब की, यहां पर तो क्या करते हैं, बाह्य विभाजित करता है तब की बात करते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो भी ऐसे ही निकलेगा, बस माइनस चिन्ह आ जाएगा यहां पर आपका, कहां पर आ जाएगा माइनस चिन्ह, यहां पर। चलिए मेरे साथियों इसका भी अब हम समाधान कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपका, ओ आर जब कब बाह्य विभाजन करे तब, कब भाई बाह्य विभाजन करे तब, तो ओ आर वेक्टर बराबर एम, भाई एम कितना पास यार, एम है हमारे पास 2, एम है हमारे पास कितना 2, और भाई बी का काम तो यहां पर क्यों ही करेगा, तो 2 माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, उसके बाद आपका एक को लिखने की कोई नीड ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, एक तो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो गुणा में पी लिख दीजिए, आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में के कैप और डिवाइड में आपका एम प्लस में एन, 2 प्लस में 1 आपका कितना हो जाएगा यहां पर 3, तो 2 प्लस में 1 लिख दिया, प्लस नहीं आएगा भाई डेफिनेटली, मतलब निश्चित है प्लस नहीं आने वाला, माइनस, तभी तो आपका भाई विभाजन होगा। तो देखें ओ आर वेक्टर बराबर माइनस में 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप एंड डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस में 2 आई कैप माइनस में आई कैप कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 2 जे कैप कैंसिल, 2 के कैप प्लस में के कैप कितना आ जाएगा 3 के कैप, ये आ जाएगा आपके पास 3 के कैप और यहाँ पर आपके पास कितना है 3। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस में आई कैप प्लस में के कैप यहाँ पर। तो
अगर आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करता है ना मेरे भाई, बाह्य विभाजित करता है, तो आपके इस आर के स्थिति सदिश आ जाएगा कितना, माइनस में आई कैप, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए माइनस में आई कैप प्लस में के कैप। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं और कोई पीड़ा नहीं। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 16 की, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ भैया। यहां पर सवाल नंबर 16 की बात करते हैं, नंबर 16 की बात करते हैं। वी हैव 2 पॉइंट पी 2 3 4 क्यू 4 1 माइनस में 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मेरे साथियों, उस मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम पहले मध्य बिंदु का अगर हम स्थिति सदिश निकाल लें तो बिंदु से सदिश निकाल सकते हैं और सदिश से बिंदु निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते यार? देखो 1 4 5 स्थिति सदिश बताओ इस बिंदु का। आपका आई कैप 4 जे कैप और 5 के कैप, सिंपल। ये दे दे, बिंदु पूछ ले तो भी सिंपल। तो देखिए यहां पर 16 की बात करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? पी आपके पास कितना है, कोई बिंदु पी है, पी में आपको 2 3 और 4, पी बिंदु में 2 3 4। बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या कहता है आपके पास? क्यू कहता है देखिए 4 1 माइनस 2। तो क्यू कहता है आपको 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो मेरे भाई मध्य बिंदु को तो आपको पता ही है, इस पी का भी आपको स्थिति सदिश पता होना चाहिए, क्यू का भी आपको स्थिति सदिश पता होना चाहिए, फिर उसमें 2 का डिवाइड लगा देना चाहिए, तो आपके मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आ जाएगा भाई। तो देखिए ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ओ क्यू वेक्टर बराबर, तो ओ क्यू वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा? 4 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 2 कैप। तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? ही आंसर ओपी वेक्टर ओ क्यू वेक्टर और डिवाइड में 2 का भाग। तो ओपी वेक्टर कितना है मेरे साथ हमारे पास? 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 कैप है भाई। ओ क्यू वेक्टर क्या हमने निकाला है? 4 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 2 कैप। तो ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा? मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। और ओ क्यू वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा? 4 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में 2 के कैप। डिवाइड में हम कितना ले लेंगे? 2। डिवाइड में हम कितना ले लेंगे मेरे भाई? 2। तो 2 आई कैप 4 आई कैप कितना हो जाएगा आपका? 6 जे कैप, 6 आई कैप हो जाएगा। यहां पर 6 आई कैप, 3 जे कैप प्लस में 1 जे कैप कितना हो जाएगा आपका? 4 जे कैप, फिर प्लस में 4 के कैप एंड आपके माइनस में 2 के कैप बचेगा कितना? प्लस में 2 के कैप और डिवाइड में आपका 2। अब आप इसमें से ले लेंगे मेरे साथियों 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कितना बचेगा? 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। तो हमें से मध्य बिंदु का स्थिति सदिश नहीं पूछा है, हमसे पूछा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 3 2 और 1। दैट्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 17 18 और 19 की भैया। यहां पर सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी के जिनके स्थिति सदिश आपको ये दिए गए हैं, इनका क्या बताना है? एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो बिंदु ए बी और सी, इनके स्थिति सदिश क्या दिए गए हैं? तो ए वेक्टर, ये तो आपका बिंदु ए का स्थिति सदिश है। तो क्या है ये? 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 4 के कैप। और बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर बराबर वो है हमारे पास 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। तो 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। और सी वेक्टर आपके पास कितना है? सी वेक्टर है आपके पास आई कैप माइनस में 3 जे कैप और माइनस में 5 के कैप। तो ए वेक्टर आपके पास कितना गया? 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 4 के कैप। वी वेक्टर आपके पास कितना गया? 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। सी वेक्टर आपके पास कितना गया? आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में के कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो मेरे दोस्तों साथियों, इसमें हमें क्या निकालना है मेरे भाई? 2 भुजाओं का योग तीसरी का आ जाएगा तो आपका समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले ए भी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, फिर आप ए सी निकाल लेंगे। तो ए बी, तो ए और बी आपका आएगा जो आएगा
बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, क्योंकि बिंदु बी के स्थिति सदिश में से बिंदु ए का स्थिति सदिश घटाने पर ही आपका ए बी वेक्टर आ पाएगा। चलिए हमारा क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। तो बी वेक्टर आपके पास कितना है, यहाँ पर बी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप, और माइनस में ए वेक्टर कितना है 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 4 के कैप। कितना आ जाएगा -3, 2 में से -3 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1, तो माइनस में आई कैप फिर प्लस में 4 और ये माइनस में, तो कितना बचेगा आपका 3 जे कैप, फिर माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका के 5 हो जाएगा, यानी कि 5 के कैप। तो आपके पास जो ए बी का वेक्टर आ रहा है ना, वो माइनस में आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 5 के कैप आ रहा है मेरे साथियों। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं हम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, पहले ये चेक करते हैं कि ये आपका सही है गलत है। बिल्कुल ठीक है, माइनस में 3 और यहाँ पर ये 2, तो माइनस में के बचा, ये प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में जे बचा तो 3 जे आ जाएगा, प्लस में 4 के कैप है, यहाँ पर माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 5 के कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, माइनस में 1 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, आप पास निकल के आएगा मेरे साथ यहाँ पर कितना 36 या 36 नहीं 35, तो यहाँ पर आप पास कितना आ जाएगा मेरे साथियों 1 मिनट, आप पास आ जाएगा 35, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 35। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बी सी वेक्टर की। तो बी सी वेक्टर मतलब सी वेक्टर में से आप बी वेक्टर कम कर दे, सी वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा दे। तो सी वेक्टर आपके पास कितना है, सी वेक्टर है हमारे पास आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 5 के कैप, तो माइनस में 5 के कैप और माइनस बी वेक्टर आपके पास कितना है, बी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। चलो भाई यहाँ पर तो फाइनल आपके पास आएगा माइनस में 2 आई कैप माइनस में 2 आई कैप, यहाँ पर आई कैप, तो कितना बचेगा माइनस में आई कैप माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस में जे कैप, और यहाँ पर माइनस में 3 जे कैप, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस में 2 जे कैप, ये माइनस में आपका के कैप हो जाएगा और माइनस में 5 के कैप, तो कितना हो जाएगा आपका -6 के कैप। तो इसका आपका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बीसी का, तो बीसी का जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना वो आने वाला है मेरे साथियों कितना, तो बीसी का मैग्नीट्यूड आने वाला है अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1 4 36, कितना आ जाएगा आपका √41 यानी कि √41 मेरे साथियों। तो ए बी का परिमाण √35, आपका बीसी का परिमाण √41। अभी तो एक और निकालना है हमें ए सी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे साथियों। तो देखिए हम रफ कर देते हैं यहाँ पर, इसको इन स्टेपों को हटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मेरे साथियों, क्या कहता है क्या नहीं कहता है देखें। अब आप पास देखो यहां पर लिख रहा हूं बी से आप पास √41 है और आप पास ए भी आपके पास है √35, तो बी से आ गया ए भी आ गया। अब हमें जरूरत किसकी है, बी सी आ गया ए भी आ गया, इन तीनों आ जाएंगे ना। जब आपके दो का योग अगर तीसरे के आ जाए तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, शीर्षों के निर्माण करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो देखें ए सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना है आप पास आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 5 के कैप, और माइनस में ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है आपके पास 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 4 के कैप। देखो माइनस में 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 आई कैप प्लस में 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में जे कैप एंड यहाँ पर प्लस में 4 कैप, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा माइनस में के कैप। तो देखें ए सी वेक्टर बराबर माइनस में 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड अब आएगा ये रहा माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये किसके गुणांक है आई कैप जे कैप एंड के कैप के गुणांक है भाई। अब 1 का स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर कितना आने वाला है √6, क्या आने वाला है √6 आने वाला है मेरे साथियों। अब क्या है मुझे सीधा सीधा सा नजर आ रहा है, अगर मैं ए सी के परिमाण और ए बी के परिमाण दोनों का योग कर दूं ऐड कर दूं ना, तो ये बी सी के परिमाण के तुल्य आ जाएगा।
तो देखिए AC का परिमाण प्लस में AB का परिमाण बराबर आपके BC के परिमाण के। दैट्स वाई मेरे साथियों ये आपके एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं यहाँ पर भाई। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 18 की और सवाल नंबर 19 की। बात करते हैं आपके सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 हमारा क्या कहता है, त्रिभुज ABC को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो त्रिभुज ABC क्या है आपके पास, त्रिभुज ABC ये रहा। त्रिभुज ABC को हमें देखना होगा, चलिए देखते हैं, पहले बना तो लेते हैं इसकी आकृति को। तो देखिए A और आपके पास B यहां पर और यहां पर C, तो आपका त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं हम। ये आपका ऐसे है, ये आपकी ऐसे है और ये आपकी ऐसे है। तो ये आपका त्रिभुज ABC है। इसको देखकर मेरे साथियों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से ऑप्शन गलत हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर प्लस में CA वेक्टर बराबर 0। एंड बी ऑप्शन आपको दिया गया है AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर प्लस माइनस में AC वेक्टर, उसके बाद माइनस में AC वेक्टर बराबर 0। C वेक्टर बराबर आपके पास कितना है, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर माइनस में CA वेक्टर बराबर 0। डी ऑप्शन आपके पास कितना है, AB वेक्टर माइनस में CB वेक्टर प्लस में CA वेक्टर बराबर 0। चलिए मेरे साथियों सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं, इसको त्रिभुज को, ट्रायंगल को देखते हैं। इसमें अगर हम त्रिभुज का सदिश योग वाला नियम लगा दें तो कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए AB की दिशा, BC की दिशा और AC की दिशा आपकी विपरीत है। तो आपका देखिए AB वेक्टर में त्रिभुज का नियम लगा रहा हूं, तो AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, तो AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, तो AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर बराबर कितना आएगा, CA, सॉरी आपकी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AC वेक्टर। तो मैंने यहां पर लिख दिया AC वेक्टर। विपरीत क्रम वाली भुजा के योग के तुल्य होती है, तो विपरीत क्रम वाली भुजा तो आपकी AC वेक्टर ही है ना। अब आपको देखिए इसका मैं क्या लिख सकता हूं आगे, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर माइनस में CA वेक्टर। तो AC का मैंने नेगेटिव ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं अगर AC का नेगेटिव ले लूं तो माइनस में CA वेक्टर। अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर प्लस में CA वेक्टर बराबर 0। तो आपका AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर प्लस में CA वेक्टर बराबर में 0 आ गया। उसके बाद देखते हैं, यानी कि आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। उसके बाद बात करते हैं आपके दूसरे ऑप्शन की। भाई दूसरे ऑप्शन की भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमसे क्या कहता है भाई, अगर मैं CA पुनः इसको आगे लिख दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर और आपका यहां पर माइनस में AC वेक्टर बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे की, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है मेरे साथ, ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, तो ये कैसे पॉसिबल है, जब ये पॉजिटिव है, ये कथन सही है, तो माइनस में CA तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्लस का C आएगा तो माइनस का C तो हम कर ही नहीं सकते भाई। इसका अगर हम नेगेटिव लेंगे तो AC आएगा, वो ये रहा, इसका नेगेटिव ये रहा, तो इसका ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन C मेरे साथियों हमारा गलत है। डी की बात करते हैं, AB वेक्टर माइनस में CB वेक्टर, ये भी सही है भाई। इस BC का मैं नेगेटिव ले लेता हूं, माइनस में CB वेक्टर आ जाएगा, फिर माइनस में CA, ये तो आपका CA ऑलरेडी ऑप्शन ए में है ही। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, C ऑप्शन आपका गलत है। और आपका जो आंसर सही है वो कौन सा है, C, यानी कि C आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि इसने कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है भाई, पहला भी सही है वैसे तो, दूसरा भी सही है वैसे तो, और तीसरा डी भी सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। हमें तो वही हमारा आंसर है जो सही नहीं है। हमारा सही नहीं कौन सा है, C, तो हमारा C ही सही नहीं है, यानी यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आपका आखिरी सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, अगर A सदिश तथा B सदिश दोनों कोलिनियर हैं, आपस में संरेख हैं,
तो आपका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ये तो सिंपल सा है, बी सदिश बराबर लैम्डा ए वेक्टर, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी की बात करते हैं, ए सदिश प्लस माइनस बी वेक्टर। सुनो मेरे भाई, -5 प्लस -5 प्लस 5 -5, यानी कि आपका लैम्डा के स्थान पर प्लस माइनस बी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। ए और बी के घटक भी समानुपाती होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये होते हैं नहीं है। A1 B1 A2 B2 बराबर A3 डिवाइड में B3 बराबर लैम्डा, बिल्कुल। तो घटक भी आपके समानुपाती हैं। तो ए सदिश तथा बी सदिश की दिशा समान परंतु परिमाण भिन्न है, यानी कि दिशा समान परंतु इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण भिन्न है। ये बात थोड़ा समझते हैं मेरे साथियों, दिशा तो समान है लेकिन परिमाण भिन्न है। क्या वो संरेख है? भाई परिमाण भिन्न है, परिमाण अगर समान है ना तो भी, और दिशा संरेख है, यानी कि दिशा समान है और परिमाण भी अगर समान है मेरे साथ दोनों सदिश का, तो भी वो सदिश संरेख हो सकते हैं। तो ये कथन सही नहीं है आपका कि भाई परिमाण, दिशा तो समान है लेकिन परिमाण भिन्न है। दिशा तो समान है लेकिन परिमाण भिन्न है, ये बात गलत है। भाई दिशा भी समान है तो परिमाण भी समान हो सकता है, तो भी वो आपके संरेख होंगे, कि जरूर नहीं है कि परिमाण भिन्न ही हो। इसने तो कहा है कि परिमाण भिन्न ही होना चाहिए लेकिन दिशा समान होनी चाहिए, तब वो आपका संरेख होगा। नहीं, अगर परिमाण समान है, दिशा भी समान है, और तो भी आपके संरेख हो सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज की सभा को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। तो थैंक्स मेरे साथियों, क्या भैया, थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज हमारी सभा को लाइक करें, शेयर करें, और आपके इस प्लेटफॉर्म ज्ञानी मैथ फिजिक्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड गेट सेलेक्ट इन एनडीए एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।